हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में। ये मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ और आपको पता है आजकल पेपर लेंथ आ गए हैं, कितने कथन वगैरह पूछे जाते हैं। तो हम इसकी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और बीच में इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं यानी कि प्रीवियस एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह को और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठों आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया गया था। ठीक है, तो कब हटा दिया गया था? तो अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। आपको ये ध्यान में रखना है कि दलेल सिंह को हटा दिया था। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि मराठों को आमंत्रित करने का आंतरिक संघर्ष तो किस रियासत से स्टार्ट हुआ था? तो ये बूंदी से हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना ये। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया था। 1735 ईस्वी मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे वो कोटा में, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के निवेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया था। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था। तो किसके नाम पर? हिंदू धर्म के। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, हिंदू धर्म। ठीक है, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार के अंदर में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ, ठीक है, और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया था। ठीक है, किसने? तो साहू ने। साहू पेशवा बाजीराव को। ठीक है, और कौन से ये चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? आपको ये पूछ सकते हैं। तो चौथ और सरदेशमुखी कर के नाम थे। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। 1732 ईस्वी में स्वाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने प्राज्य स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठा को देने पड़े थे। कितने? 28। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा पर धन देने के बाद भी मराठा मालवा को छोड़कर नहीं गए थे, यानी खाली नहीं किया था। तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठा को राजस्थान से निकालने के लिए निश्चय किया गया था और जुलाई 1734 ईस्वी को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ और नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। ठीक है, और 17 जुलाई 1734 ईस्वी के संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो ये हुरडा नामक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये जुलाई 1734 को हुआ था। ठीक है, और इस पर क्या होता है कि 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सम्मेलन हुरडा नामक स्थान पर हुआ था और जुलाई 1734 में हुआ था, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया था। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, किसमें था? तो ये राजाओं में था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य समन्वित सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्राह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। तो किसको की थी? निजाम को। ठीक है, कब? ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए।
1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया था। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संकलित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1787 में। और कहाँ? तो कौन सा स्थान था? तुंगा नामक स्थान था। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी, यानी कमजोर होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी डुंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग किया था। किसने किया था? तो 1791 ईस्वी में अंबाजी डुंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया था। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ के महाराणा पर अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इगले पूर्ण सफलता नहीं पास किए थे। यहाँ इगली अंबाजी इगली दिया गया, ठीक है, सफलता नहीं पास की। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुनावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया था। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, कथन में दे सकते हैं कि 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी विवंशय को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रही। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया था। राजस्थान के शासकों ने मराठा के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू किए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधित्व को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों के इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णासर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा वो बेसिक चीजें थी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि 1857 की क्रांति कैसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और क्वेश्चन जो एग्जाम में बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा इसके बाद बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, आपको हर चीज लाइन टू लाइन अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये चीज आपको जो भी इंपॉर्टेंट होगी चीजें मैं उनको 2 बार रिपीट करूंगी, ठीक। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना था, यानी सेटन के स्थान पर कौन बना था? तो चार्ल्स मेटकॉफ बना था। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों में राज्यों से अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम ये देखते हैं, टेबल देखते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक देखते हैं, तो कोटा रियासत में शासक कौन था? तो राम सिंह था। कोटा का कौन था? राम सिंह था। जोधपुर का तख्त सिंह था। भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह था। उदयपुर रियासत का स्वरूप सिंह था। जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय था, ठीक है। कौन था? राम सिंह द्वितीय। सिरोही का शिव सिंह, सह से सिरोही, सह से शिव। धौलपुर का भगवंत सिंह था, ठीक, धौलपुर का भगवंत सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह था। करौली का मदनपाल। टोंक रियासत का तो नवाब वजीरुद्दौला था। बूंदी रियासत से राम सिंह था। आप देख सकते हैं कोटा का भी राम सिंह है, बूंदी का राम सिंह है और जयपुर का राम सिंह द्वितीय है। अलवर रियासत का विन्य सिंह है और जैसलमेर रियासत का रणजीत सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का उदय सिंह था। प्रतापगढ़ में पै आ रहा है तो यहाँ दलपत है, पै आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं।
होलकर ने राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इधर मेटकॉफ का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ये सबसे अंत में किस रियासत ने संधि की थी? तो सिरोही ने की थी। ठीक है, और कब की थी? 1823 ईस्वी में की थी। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा था। या यहाँ देख सकते हो आप, इस यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में और एग्जाम 2016 में आया गया। यहाँ पे पूछा था कि देखो यहाँ पे ये मैंने पढ़ाया था कि लास्ट में संधि किसने की? तो 11 सितंबर 1823 को सिरोही ने की थी। ठीक है, तो फर्स्ट बार किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, करौली ने की थी फर्स्ट बार। ठीक है, करौली के शासक कौन थे? हरबख्शपाल सिंह, उसने की थी 9 नवंबर 1817 को। और टोंक में की थी 2 नवंबर पर ये नवाब अमीर खान ने 17 नवंबर 1817 को। कोटा के उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को। जोधपुर के मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 में। उदयपुर के भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 में। बूंदी के विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 में। बीकानेर के सूरत सिंह 9 मार्च 1818, किशनगढ़ के कल्याण सिंह 26 मार्च 1818 और जयपुर के जगत सिंह सेकंड ने 2 अप्रैल 1818 को। और जैसलमेर के मूलराज ने 12 दिसंबर 1818 को। और लास्ट में सिरोही ने की थी। सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को। ये सबसे अंत में की गई थी। वो टेबल इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। ठीक है, उनमें से 17 राजपूत थी और 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा स्थापित थी। इन राज्यों के साथ ही की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी जो कुछ विशिष्ट जो उस राज्यों से संधि थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। वो संधियां कौन कौन सी थी ये देखते हैं हम। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने भारी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया था। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया था। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनकी राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा था। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासकों ने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग रखी गई थी। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता भी खोनी पड़ी थी। उपयुक्त संधि को राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गया था। अंग्रेजी कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों की आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जैसे सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई थी, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे लाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे, जिससे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतनी प्रभावशाली नहीं रहे थे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रोध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। ठीक है, तो कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत में की गई थी? तो जयपुर रियासत में। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवश्यक राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया गया था। अवश्यक मतलब जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, छोटे बच्चे थे, क्योंकि शासक के अवश्यक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा था।
ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद में रखने हैं। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बटन थे। तो आपको इसे छोटी सी ट्रिक है, कोटा के बटन, ठीक है, कोटा के बटन मतलब इनके पॉलिटिकल एजेंट कौन है? पीए कौन है? तो मेजर बटन है। जोधपुर के मैक मैसन है, ठीक, जोधपुर के मैक मैसन है। भरतपुर के मोरिसन है, भरतपुर के मोरिसन है। जयपुर के ईडन है, जयपुर के ईडन है। उदयपुर के सावरसा है, उदयपुर के उदयपुर को यहाँ पे मेवाड़ भी बोल सकते हैं कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? तो सावरसा है। शिरोई के जेडी हॉल है, ठीक है, शिरोई के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जेडी हॉल थे। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदम से जनता यह समझ लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विकसित करना चाहते थे। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति से ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सत्तर असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज है वो हिंदुओं का मतांतरण कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, ठीक है, और तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में बांकीदास, राघोदास, सांधु, गांगजी तथा महाकवि सूर्यमिल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देश रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कि 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और केरवाड़ा थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी और इनके नाम है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और केरवाड़ा है। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे राजस्थान के एजेजी को प्राप्त हुई, उसने देश रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उन्हें कठोरतापूर्वक दमन करें, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और मेन क्रांति यहीं से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट में ये क्वेश्चन आता है कि शुरुआत में 1857 की क्रांति वो किस रियासत से स्टार्ट हुई थी? तो नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। अब हम देखते हैं राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात अब नसीराबाद में होता। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके निम्न कारण थे, कौन कौन से थे? तो उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लॉसेस के सैनिक विद्यमान थे, ठीक है। इतने कारण है। कौन कौन से कारण है? एक तो 15वीं और एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और एक थी भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और है ये पहली बंबई लॉसेस के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि है सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, ठीक है। किसकी? तो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेश के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्हें चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रसार कर विद्रोह का संदेश प्रसारित कर दिया गया था। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैल गई थी। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। तो क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी और कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। और 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया था। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिए। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस रियासत में की गई थी, यानी ठीक है, तो किस में की गई थी? तो ये नसीराबाद क्रांति में की गई थी, ठीक है। तो क्रांति से पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आया गया जयन पेपर में आया था कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल ड्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो नसीराबाद छावनी में की गई थी। इसके जैसा एक क्वेश्चन और आया था, ये स्कूल व्याख्या में आया गया कि कोटा में किसकी हत्या की गई थी? तो मेजर बटन की गई थी, ठीक है। और ये मेजर बटन है वो कोटा का क्या था? तो पॉलिटिकल एजेंट था।
तो आपको ध्यान में रखना है कि मेजर स्पॉटिस फूड और कर्नल ल्यूब्रिक कहते हैं वो नसीराबाद छावनी से की गई थी। और मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और इसके भी बहुत बड़ा ये है चैप्टर। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए थे, ठीक है, तो इनकी तो हत्या हो गई थी और लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान है वो हार्डी घायल हो गए थे, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये कौन सी बुक में ये नहीं दिया गया है, सिर्फ ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली, चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। उन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई थी। छावनी को तहस नहस करने के बाद विल्पी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विल्पी दिल्ली पहुंच गए थे, ठीक है। दिल्ली कब पहुंचे थे, तो 18 जून 1857 को पहुंचे थे। दिल्ली में डेरा डाले और अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हो गए थे। अब हम देखते हैं निमस में क्रांति। तो निमस में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 3 जून 1857 को हुई थी। अब हम देखते हैं निमस में क्रांति। तो निमस में क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो 3 जून 1857 ईस्वी को हुई थी। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब निमस पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को निमस के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया था, जिसमें आग लगा दी थी। निमस छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी निमस से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे थे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्माहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया था, तब क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई थी। निमस में क्रांतिकारियों चल जाने के पश्चात एजीजी दोरेस के निर्देशन पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को निमस पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। एरिन पुरवा की छावनी को हम देखते हैं 3 नंबर पर। ये तो ये स्टार्ट कब हुई थी, तो 21 अगस्त 1857 को हुई थी, ठीक है। नसीराबाद